आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा था आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, इसी नारे के साथ हमेशा वे कभी अंग्रेजों के हाथ लगे नहीं और लगते लगते बाद में फिर अपनी ही गोली से, अंतिम गोली से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। तो कौन थे चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में जानेंगे और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देखेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर एक्चुअल में क्या क्या हुआ था और आगे चल के इनकी डेथ कैसे हुई थी वो भी देखेंगे। इनके इनके संगठन के ही एक क्रांतिकारी थे आचार्य वीरभद्र तिवारी। इन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। उन्होंने इनको बता दिया था कि पुलिस हेडक्वार्टर में जाके बता दिया था कि अल्फ्रेड पार्क में टहल रहा है, जाके इसको मार दो। वहीं पे पुलिस आई थी और पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे ये। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पापा थे पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब शुरुआती पढ़ाई तो इनकी अपने गांव में हुई, शुरुआती जो एजुकेशन थी। लेकिन जब 13 साल के हुए तो भारत में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड का इनके ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा। 13 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था क्योंकि इनकी पिताजी से एक बार बहस हो गई थी। इनके पिताजी पुलिस में थे, वो बाग, इनको आम खाने का बहुत शौक था। तो एक बार वो पेड़ पे से आम तोड़ तोड़ के लाते थे और किसी बात पे उनकी बहस हो गई थी। इसी बात को लेके उनके पिताजी ने उनसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन इस बात पे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई गलत गलत तो ऐसा नहीं किया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो घर छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद 2-3 घंटा तो रहे, फिर उनको लगा कि उनके पिताजी आएंगे उनको मनाने के लिए, लेकिन वो उनकी काफी देर इंतजार किया, वो नहीं आए। तो फिर ऐसे करके वो घर छोड़ गए, स्टेशन गए और स्टेशन से एक ट्रेन में बैठे। ट्रेन से बैठने के बाद वहां से चले गए मुंबई। मुंबई चले गए और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जब मुंबई गए तो उसके बाद जब जब वहां से एक्चुअली एक जगह स्टेशन गए थे, बहुत बड़ा शहर था। अब उनको पता नहीं था, वहां पे स्टेशन पे उतरने के बाद किसी से पूछा, वहां पे मराठी में कुछ लिखा हुआ था। तो उसी चीज पे उन्होंने बोला था कि नहीं हो सकता है कि उसी चीज के बारे में उन्होंने बताया था कि नहीं ये मुंबई शहर है। उसको वो सज्जन ने उनको बताया था कि ये मुंबई शहर है। तब उनको काफी भूख लगी हुई थी, एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पे उनसे बोला कि देखिए मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप खाना दे दीजिए, थोड़ा सा मैं काम कर दूंगा। लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने काफी काफी रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद अब जब इसके बाद ये हुआ तो फिर बाद में रेस्टोरेंट वाले ने काम दे दिया, वहां पे बर्तन मांजते थे। अब उसके बाद पैसा तो नहीं मिलता था लेकिन खाना मिल जाता था थोड़ा बहुत। अब इसी के बाद क्या हुआ कि है ना 1919 में भारत में हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सब जानते हैं कि है ना रोलेट एक्ट पास हुआ था देश में। रोलेट एक्ट की वजह से इसमें बोल दिया गया था कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ब्रिटिशर्स कैसे भी करके किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तब ब्रिटिशर्स की इसमें गिरफ्तारी की बात हो गई, मतलब किसी को भी गिरफ्तार करने देने की बात हो गई थी। तो इसी के खिलाफ काफी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए सब जगह। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब जब प्रोटेस्ट हुए तो इसकी वजह से डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किशलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रिहाई में बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जनता ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो नहीं रोक पाए, तो गोली चलाने का आदेश दिया। तो जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इनको इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। इन्होंने उसी के बाद से ठान लिया था कि अभी अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब तो देंगे। देखिए उससे पहले कांग्रेस का तो आप सब जानती हैं कि है ना, जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस जब बनी थी ना, तो उसके बाद कांग्रेस ने वो नहीं किया था। कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस में मतलब ज्यादा कोई फूट नहीं पड़ी थी, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था कांग्रेस के ऊपर। 1905 तक तो ऐसी रही। गांधी जी जब आए तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तो अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। 1919 के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो फिर चंद्रशेखर आजाद इससे भी जुड़ गए थे। हालांकि इनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं था,
इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। आपको एक और बात बता दूं, जब ये आजाद, तो जब काशी बीट से ग्रेजुएट होके निकले तब इन्होंने अपना नाम आजाद बताया था सबको। वो जब ये गिरफ्तार हुए थे तो गिरफ्तारी देते समय इन्होंने आजाद नाम बताया था मजिस्ट्रेट के सामने, जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, असहयोग आंदोलन से जब जुड़े तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये असहयोग आंदोलन से जुड़े तो वहीं पे है ना काफी ज्यादा हेल्प की। असहयोग आंदोलन 2 साल अच्छा चला, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। और जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हुआ क्या, जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ पे फिर गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। इसी की बाद से देश में काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। कई सारे इधर बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां चली रही थी पहले से, महाराष्ट्र में चल रही थी तो उससे पहले, लेकिन अब ये जब ये असहयोग आंदोलन रुका तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़े लेवल पे है ना ये हो गया, बड़े लेवल पे यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियां जब चली रही थी तो इन्होंने देखी काकोरी कांड में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। अब देखते हैं काकोरी कांड। अब काकोरी कांड क्या था कि 9 अगस्त 1925, माफ कीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को जो है ना काकोरी से जो ट्रेन थी, काकोरी सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पे, ये जो काकोरी जा रही थी यहाँ से, तो काकोरी कांड यहाँ पे ना इन्होंने, इन लोग का प्लान था, इसमें चंद्रशेखर आजाद ने इसकी प्लानिंग की थी। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में मैंने बताया था तो आपको बताया था इसमें पूरा। तो देखिए उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की थी और उसके बाद उन्होंने फिर उनके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी तो धीरे धीरे, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी और चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे बोला था कि देखिए वहां अपन किसी को बताएंगे नहीं कि हम यहाँ पे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का के बारे में नहीं बताएंगे ज्यादा किसी को कि अंग्रेज मतलब लोग पैसेंजर्स को बताएंगे हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम क्रांतिकारी है, हम वहां पे है ना चेन खींचेंगे, वहां से जो ब्रिटिशर्स ने जो अपना खजाना लिया उसी को लेंगे। बहुत सारे लोग तो इसको काकोरी शौर्य भी मानते हैं, ब्रिटिशर्स तो कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। तो इसी के तहत है ना इसमें क्या किया था, इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे क्रांतिकारी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए ये क्या करते कि वो जैसी उधर ट्रेन होती है एकदम से वहां पे जाते हैं, पिस्तौल लेके जाते हैं, सभी को वहां पे वार्निंग दे देते हैं बोगी में, देखिए आप हम कोई यहाँ पे किसी को लूटने नहीं आए, किसी को मारने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम अपना जो हम अपने हक के लिए आए हैं और हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं और उसी की वजह से हम सारी चीजें लूटने वाले हैं। तो अब देखिए उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने तो बोल दिया, अब कुछ लोग इस बात से नहीं माने तो इसकी वजह से वहां पे 1-2 गोलियां भी चलाई गई, क्योंकि अब लोग नहीं मान रहे थे तो इसकी वजह से अब कोई ऑप्शन था नहीं उसके अलावा। तो उनके और पूरा उसमें से खजाना ले लेते हैं और है ना वो अपना लेके फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे अब वो लेके फरार होते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की धरपकड़ शुरू हो जाती है। ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है वहां पे, क्योंकि ट्रेन में जब छानबीन होती है तो उसकी वजह से लोग बता देते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था। तो जब यहाँ पे जब लोग बता देते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि ब्रिटिशर्स सबको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जब इधर इनको ढूंढना शुरू किया जाता है तो इसमें सभी के ऊपर जांच होती है। तो इसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये 4 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। इन लोग को फांसी की सजा हो जाती है बाद में। और इसमें 2 लोग नहीं पकड़े जाते, एक चंद्रशेखर आजाद और एक सुखदेव। अब जैसे बड़े बड़े जो क्रांतिकारी, ये 2 क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद तो हमेशा से ही बोलते थे आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद करते करते इन्होंने फिर HRS बना लिया, HSRL, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। अब इन्होंने बहुत बड़ा क्रांति ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, इसकी स्थापना की, इसमें कई सारे लोगों को इसमें इकट्ठा किया गया। अब और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जब लोगों को इकट्ठा किया तो फिर उनसे ये काफी ज्यादा जुड़ते गए। अब इसमें कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी। अब ये लोग हमेशा से ही कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। तब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब यहाँ से सारी चीजें होती है। अब इसके बाद 1927 में जब आ जाता है साइमन कमीशन जब आता है तो उसके बाद देखिए अभी अब चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं ना, हर बार भेष बदल के कहीं ना कहीं जाती रहते हैं। कभी झांसी से जाते हैं, कभी झांसी चले जाते हैं, कभी
कानपुर चले जाते हैं। अब देखिए काशी विद्यापीठ, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब ये काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएट होके आते हैं तो वहाँ पे काफी लेक्चरार होते हैं। अब हिंदी और संस्कृत भी इनको बहुत अच्छी आती थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये काफी सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पे आता है साइमन कमीशन आ जाता है। तो धीरे धीरे अब देखिए थोड़ा बहुत है ना क्लासेस भी लेते हैं जो लोगों को, जिन लोगों को ट्यूशन की जरूरत होती है, जो हिंदी और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बड़े स्कॉलर भी होते हैं चंद्रशेखर आजाद, एक तरह से स्कॉलर भी थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब यहाँ पे होता है 1927 में आ जाता है फिर से साइमन कमीशन। अब ब्रिटिश सरकार ने तो बोला ही था ना कि यहाँ पे कानून को 10-10 साल में बदला जाएगा, तो इसी की तर्ज पे है ना वो साइमन कमीशन भेजते हैं। साइमन कमीशन के नाम पे भी क्या होता है ना, यहाँ पे कोई है ना भारत में कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, इनका कोई भारतीयों का एक कानून का जो खाका पेश किया जाता है उसमें कोई भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है। भारत के लोग बोलते हैं कि है ना तुम्हारी कोई औकात नहीं है तो है ना तुम कानून नहीं बना सकते। तो फिर है ना इसके खिलाफ क्या होता है कि काफी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे होते हैं सब जगह, साइमन वापस जाओ सबको बोला ऐसे बोला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और पुलिस ने उनकी बहुत निर्दयता से पिटाई कर दी। अब जब केसरी लाला लाजपत राय की पिटाई हो गई इसमें, तो जख्मी लाला, अब चंद्रशेखर आजाद और ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं ना, तो ये सारी चीजें देखने के बाद इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर अब वो सोचते हैं कि है ना बदला तो लेंगे ही। अब देखिए बदला लेने के लिए क्या होता है, जॉन स्क्वाड्रन को मारना होता है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो इतनी लाठी से मारते हैं और दिसंबर 1927 में उनकी हत्या हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब लाला लाजपत राय की मौत हो गई तो क्रांतिकारी इस महान नेता की हत्या का प्रतिशोध लेना सभी क्रांतिकारी अपना कर्तव्य समझते हैं कि नहीं हम तो बदला लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि है ना एक प्लानिंग होती है, भगत सिंह के साथ इनको मिलते हैं, जॉन स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। अब स्कॉट, कर्नल स्कॉट को तो नहीं मार पाते। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि प्लानिंग ये होती है कि ना ये लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये स्कॉट जहाँ पे ड्यूटी कर रहा होता है, एक दिन वहीं पे जाएंगे चुपके से। जय गोपाल साथ में होता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग सब बैठे होते हैं। जय गोपाल उनको इधर पीछे से सिग्नल देते हैं, जय गोपाल को वो पीछे साइकिल से आ रहे होते हैं और जय गोपाल को है ना वो पीछे से सिग्नल दे देते हैं। अब जब पीछे से सिग्नल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि पीछे से जब सिग्नल दिया जाता है तो वहां से फिर जय गोपाल को उसी सिग्नल पे गोली चलानी होती है। अब जब क्या होता है कि है ना जब वहां पे है ना क्या होता है, और ये दिन होता है 17 दिसंबर 1927 का, 27 का दिन होता है 17 दिसंबर 1927 का। अब इस दिन क्या होता है, अब वो प्रॉपर अपनी प्लानिंग के साथ आते हैं पुलिस स्टेशन में। अब जय गोपाल खड़े होते हैं, चंद्रशेखर आजाद जाते हुए देखते हैं पुलिस वाले को, उनको लगता है स्कॉट, कर्नल स्कॉट होगा। अब उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है तो है ना वो जय गोपाल को पीछे से इशारा कर देते गोली चलाओ। गोली चलाने की है ना वो फिर वो, अब वो क्या होता है कि है ना जब वो सॉन्डर्स, वो कर्नल स्कॉट जा रहे होते हैं, लेकिन अब वो क्या होता है कि अब वो जब वो गोली चलाते हैं वो जय गोपाल यहाँ पे निशाना, वो यहाँ पे है ना देखने में गलती कर देता है, कर देते हैं। अब जब जय गोपाल यहाँ पे देखने में गलती कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि इधर से जब गलती हो जाती है फिर उनकी वजह से क्या होता है वो गोली चला देते हैं। और गोली चलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि वो गोली जाके ना सीधे सॉन्डर्स को लग जाती है, पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की को लग जाती है और वहीं पे ही सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। अब देखिए वो प्लानिंग जो बनाई थी ना वो प्लानिंग फेल हो जाती है। अब लेकिन उनको रहता है कि चलो ठीक है प्लानिंग फेल हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि एक नेता की, एक अधिकारी की तो हत्या हो गई थी ना, मारना था अपन को स्क्वाड्रन को, मतलब इसको मारना था कर्नल स्कॉट को, सॉन्डर्स मर गया इसकी जगह, चलो अच्छा हुआ, सबके सब मरेंगे तो तभी है ना ब्रिटिश सरकार को समझ में आएगा ही। और चंद्रशेखर आजाद के देखिए गांधी जी से भी है ना रिलेशन जैसे कैसे थे ना, गांधी जी बोलते थे कि नहीं आपको है ना नॉन वायलेंट के मूवमेंट पे चलना चाहिए हमेशा, हिंसा का रास्ता नहीं होता। अब यंग इंडिया में है ना इनके के नाम पे है ना एक अखबार छपा था, तो अखबार छपा था तो इसमें है ना यंग इंडिया नाम के अखबार में जो गांधी जी का न्यूज़पेपर था उसमें है ना इनके नाम पे एक लेख छपा हुआ था। और इस लेख में क्या बोला गया था कि है ना लेख में जो ये सारी चीजें बताई गई थी और इसमें बोला गया था कि जो बॉम्ब केस है ना, जो ये लोग हत्या कर करके है ना ये जिस तरीके से आज़ादी मांग रहे हैं हिंसा के तौर पे, वो सही नहीं है।
तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात का काफी ज्यादा बुरा भी लगा था कि हम तो भारत देश के लिए लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी है ना ये लोग ऐसे गांधी जी ऐसे बोल रहे थे, ये बात तो सही नहीं लगी उनको। अब फिर उसके बाद क्या होता है, काकोरी कांड हो गया, सैंडर्स की हत्या हो गई, और उसके बाद आता है फिर असेंबली बॉम्ब केस, ये सबसे बड़ा होता है। अब जैसे इधर क्या होता है असेंबली बॉम्ब केस, क्या होता है कि असेंबली बॉम्ब केस में क्या होता है कि जैसे अब देखिए चंद्रशेखर आजाद को तो कांग्रेस भी ऑफर करने का जो टाइम वो मिला था, अगर उनको बट उनको वही था कि है ना वो कर नहीं पाए, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं वो देश के लिए ही लड़ेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया, अब देश के लिए तो लड़ेंगे ही। और उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये ये असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग होती है। अब देखिए बम बनाने की जो फैक्ट्री होती है ना, एक दिन क्या होता है कि है ना सुखदेव और जयगोपाल इनके घर में काम चल रहा होता है बम बनाने का, इनके घर के पास फैक्ट्री होती है। अब ब्रिटिशर्स को पहले से पता चल जाता है कि है ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और आपको एक और बात बता दूं, इनका जो बाद में ग्रुप टूटने लगा था ना, ग्रुप टूटा था तो उसकी वजह से क्या हुआ था, एक महिला की वजह से ही टूटा था। चंद्रशेखर आजाद कभी भी है ना एक लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल नहीं करने देते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि वो शामिल नहीं करने देते थे, है ना, लड़कियों को इज्जत नहीं कर देते थे, इज्जत देते थे, महिलाओं की भी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, उनको देवी की तरह पूछते थे, काफी ज्यादा मानते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो भी बात करेंगे कि है ना इसमें कौन कौन था इसमें। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या होता है, पुलिस रेड मारने आती है, भी लोग ध्यान देते नहीं है, तो पुलिस वालों को सारी चीजें पता चल जाती है। अब जब पुलिस को सारी चीजें पता चलती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि इधर रेड मारने आ जाते हैं। अब उनके उधर काफी ज्यादा जांच शुरू होती है, लेकिन वो सही से कर नहीं पाते। अब उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से फिर ये हो जाते हैं, उनके धरपकड़ शुरू हो जा वो उनको सब चीजें पता चल जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद उनको काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं। अब वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा छुप के है ना बात करते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे वहीं से चले जाते हैं, अब इधर से उधर अपना भेष बदल के। अब एक जगह जाते हैं तो है ना फिर कई सारी महिलाओं ने उनको वॉलेंटियर किया होता है कि है ना आप यहाँ पे आइए, हमको पढ़ाइए। तो फिर वो कई महिलाओं को संस्कृत और हिंदी की भी ट्यूशन देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, काफी कुछ मेहनत करते हैं इन सब में। अब देखिए असेंबली बम के इसमें क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को है ना इसमें जाने का प्लानिंग होता है। अब बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं इसमें कि असेंबली में भगत सिंह भी यही कहते थे कि बहरों को बता जगाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। भगत सिंह हमेशा से यही बोलते थे। तब इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग प्लानिंग करते हैं वहां पे इनको मारने की। अब लेकिन वो क्या करते हैं कि एक प्लान होता है इन लोग का कि है ना असेंबली में जाएंगे, असेंबली में बम फेंकेंगे, और मतलब ऐसे बम फेंकेंगे कि है ना किसी से जान जाएगी, किसी की जान नहीं जाएगी। ऐसी फेंकेंगे कि है ना मतलब ब्रिटिशर्स को मतलब इससे एहसास होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तब देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये प्लानिंग करते हैं, फैक्ट्री में बम बम बना रहे होते हैं वो लोग। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना चंद्रशेखर आजाद का तो ये प्लान होता है कि है ना वो दो चार लोगों को बोलते हैं, यशपाल, वीरभद्र तिवारी, और उसके बाद जो उनके जो और जय गोपाल, और जो और भी लोग हैं, और भी दो तीन क्रांति है, उनके साथ जाते हैं। बोलते हैं कि है ना एक काम करो कि अ, जाके है ना एक काम करो, वो भगत सिंह को है ना तुम है ना चार बाइक पे बैठना पीछे, और बाइक से हम जाएंगे वहां पे है ना गोली, अगर जैसे वहीं पे हम बम फेंकेंगे, बम फेंकने के बाद तुम वहां से फरार हो जाना, और अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चलाना, भागते भागते बम फेंकने के बाद वहीं पे भागना, और भागने के बाद पीछे से गोली भी चलाना अगर जरूरत पड़े। अब देखिए हालांकि इसमें बोला जाता है, ये श्योर नहीं है इसमें कि हुआ था नहीं हुआ था, बट बेसिकली यही प्लान होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो भगत सिंह को बचा लेता है। अब देखिए भगत सिंह तो काफी समय तक जाने से मना करते थे कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं आप जाइए, वहां पे तुम जाओगे तो है ना अच्छा होगा लोगों को। फिर अब देखिए अब लेकिन उसके बाद क्या होता है कि है ना लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिल लेके आते हैं। लॉर्ड इरविन भी क्या करते हैं ना, इधर एक बिल ले आते हैं, एक पब्लिक सेफ्टी बिल होता है, और एक है ना एक और बिल होता है जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये दो बिल बेसिकली जो होते हैं ना, पब्लिक सेफ्टी बिल को है ना यही बताया जाता है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां करता हुआ पकड़ा गया या कुछ भी किया तो वो बचेगा नहीं, उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और जो एक और बिल आते हैं जिसमें देशद्रोह का मामला अगर ब्रिटिशर्स को शक होता है तो उसमें भी है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये दो बिल लेके आते हैं ये लोग, और ये जो दोनों बिल लेके आते हैं तो इस बिल के तहत क्या होता है कि
दो इस बिल के तहत ये होता है कि अब ये फिर क्या होता है कि अब इससे काफी ज्यादा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। तब देखिए क्या होता है, इन लोग का क्या है ना, ट्रेन को ही उड़ा देंगे इनकी। लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन में जाएगा ना, उसी ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा। अब देखिए ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा, तब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब ट्रेन को उड़ाने की बात होती है, चंद्रशेखर आजाद तो पहले बोल रहे थे कि देखिए शुरुआत में अभी तो करना सही होगा नहीं, तो फिर लेकिन अब इसकी फिर भी वो है ना काफी ज्यादा प्लानिंग करते हैं। भगवती चरण बोरा बोरा ये भी है ना जबरदस्त क्रांतिकारी थे। अब ये भगत सिंह को बचाते बचाते इनकी मौत हो गई थी। अब देखिए भगत सिंह को जब बचा रहे थे तो बचाने में क्या हुआ कि जब ये बम फेंकने के लिए उधर जा रहे थे, अब जब ब्रिटिशर्स की जब पता पता था कि अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने सरेंडर करने के बजाय, वो उनको पता ही था, तो वहां पे क्या होता है कि है ना भगवती चरण बोरा क्या करते हैं कि है ना वो बम लगाते हैं वहां पे भगत सिंह को बाहर निकालने के लिए। और वो बम लगाने के लिए जब उधर जैसी कोशिश करते हैं, वो बम का पिन लूज हो जाता है, और वो बम का पिन लूज रहता है, और उसकी वजह से वो भगवती चरण बोरा के हाथ में ही वो बम फट गया, और वहीं पे ना उनके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। और लास्ट में उन्होंने बोला कि अपने साथियों को बोला कि पंडित जी से बोल देना कि मैं पंडित जी का काम नहीं कर पाया। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी भी बोला जाता था, वो लोग प्यार से पंडित जी बोलते थे। तो देखिए अब इसके बाद होता क्या है कि अब ये सारी बात हो जाती है। अब यहाँ पे भगवती चरण बोरा, अब चंद्रशेखर आजाद को ये सुन के बहुत दुख होता है कि अब वो भगवती चरण बोरा उनका काम नहीं कर पाए, वो देखिए भगत सिंह को बचा नहीं पाए। अब देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते में तो बोला ही जाता है कि है ना भगत सिंह को बचाया जा सकता था, गांधी जी फांसी से बचा सकते थे। मैंने आपको वीडियो में बताया था इस पहले एक वीडियो में कि है ना गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रोकी, और इस पे क्या मत है लोगों का। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि अब वो बचा नहीं पाते भगत सिंह को भी, और उसके बाद क्या होता है कि जब भगत सिंह को नहीं बचा पाते तो फिर अब वो फिर इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं इरविन समझौते को लेके। अब उसके बाद क्या होता है देखिए धीरे धीरे करके अब 1929 आते आते क्या होता है ना कि ये ग्रुप टूटने लग जाता है उसके बाद में। अब देखिए ग्रुप क्यों टूटता है, देखिए यशपाल इसमें जो क्रांतिकारी थे, यशपाल को एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसका नाम होता है प्रकाश प्रजापति। प्रकाश प्रजापति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना यशपाल क्या करता है कि है ना वो जो ग्रुप में जो भी है ना पैसा आ रहा होता है ना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में करने के लिए जो पैसे आ रहे होते हैं ना, वो सारे पैसे निकाल के है ना उसके ऊपर खर्चा कर देता है, अपने ऊपर खर्चा कर लेते हैं, फिर अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वो इन सब चीजों में है ना खर्चा लगा देते हैं। अब ये देख के चंद्रशेखर आजाद को तो बहुत गुस्सा आता है। अब वो वीरभद्र तिवारी, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि है ना सुखदेव को ये सारी चीजें पता चलती है, अब धरपकड़ तो शुरू हो ही जाती है, इसमें ब्रिटिशर्स से है ना काफी ज्यादा मारे जाते हैं। तब चंद्रशेखर आजाद का प्लान ये होता है कि नहीं अब इसको तो ग्रुप में ही खत्म कर देंगे। अब कई लोगों को इसमें है ना काफी ज्यादा काम दिया जाता है। अब ट्रेन में जब वो लॉर्ड इरविन की ट्रेन जो है ना यशपाल ने उसमें गलती कर दी थी, तो है ना चंद्रशेखर आजाद उनके माथे पे पिस्तौल रखते बहुत गुस्सा करते कि तुमको कोई काम बोला गया, तुम सही से क्यों नहीं किए। तो फिर बाद में वो माफी मांगता है रोते रोते कि मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं करूंगा। फिर वो गले लगा के उसको बोल देते ठीक है जो हो गया हो गया। लेकिन वो यशपाल को तो फिर भी माफ कर देते, लेकिन वो वीरभद्र तिवारी से तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया ना, सुखदेव ने सबके के पता बता दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि सुखदेव को काफी ज्यादा, जब यहाँ पे पुलिस आई तो अंग्रेजों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, कई है ना लोगों को इसमें यातनाएं दी गई। अब जब यहाँ पे यातनाएं दी गई तो उसके बाद हुआ क्या कि अब इस सुखदेव के पहले तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के बात के साथ राज उगलने से मना कर दिया कि नहीं वो जो बोलेंगे वो कुछ ऐसा नहीं बताएंगे उनके बारे में। तो ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया कि वो कुछ बताएंगे नहीं। और उसके बाद हुआ क्या और कि है ना उन्हीं के ऊपर है ना मुकदमे चलने शुरू हो गए। अब उसके बाद फिर उनकी जब जिंदगी पे बनाई तो उन्होंने सारी चीजें बता दी। अब जब उन्होंने सारी चीजें बता दी तो उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने यशपाल को काफी मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रकाश प्रजापति नाम की जो लड़की है ना उसके साथ भगा दिया। कई लोगों ने उनको मारा नहीं, यशपाल को किसी ने, सबको मारने के लिए बोला गया लेकिन किसी ने मारा नहीं ऐसे में। तब ऐसे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रुप टूटता जाता है, ग्रुप में है ना ये सारी चीजें चलती रहती है। अब उस समय भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो शुरू हो ही जाता है। अब लेकिन उनको पता था कि है ना ग्रुप ये सब चलने वाला है नहीं, तो इसके बाद क्या होता है कि वो फिर आगे चल के मना कर देते कि है ना, वो बोलते कि नहीं ऐसे तो होगा नहीं, अब दोबारा तो रिवाइव किया ही जाएगा, ग्रुप को बनाया ही जाएगा, लेकिन वही बात है आसान नहीं होता है।
तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा इनके की चलती रहती है, रेवोल्यूशनरी गतिविधियाँ चलती रहती है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और सब अपना अपने इसमें करते रहते हैं। अब आखिर में हम बताता हूँ आपको कि कैसे पंडित जी की डेथ होती है, मतलब चंद्रशेखर आजाद शहीद कैसे होते हैं। उनको पंडित जी भी बोलते थे लोग प्यार से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पंडित जी बोला है। तो देखिए अब क्या होता है कि है ना, चंद्रशेखर आजाद एक बार इलाहाबाद आए थे मीटिंग करने के लिए। अब मीटिंग करने के लिए आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मीटिंग करने के लिए आए थे तो पहले तो एक कमेटी दिल्ली में बिठाई गई थी। अब जब दिल्ली में जो कमेटी बिठाई गई थी ना, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब क्या हुआ कि पहले तो वो दिल्ली में कमेटी बनाई गई। दिल्ली में तो देखिए इतना कुछ खास हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि यशपाल और सुखदेव के साथ आए थे ये इलाहाबाद। इलाहाबाद में इन्होंने मीटिंग हो गई इनकी 27 फरवरी 1931 के दिन की ही बात है। 27 फरवरी 1931 को पता था कि अब देखिए क्या हुआ कि अभी जब यहाँ पे ये क्या हुआ, मीटिंग हो गई इनकी, सब काम हो गया। काम होने के बाद ये लोग चले गए, ये चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और यशपाल, ये तीनों लोग चले गए अल्फ्रेड पार्क घूमने के लिए। अल्फ्रेड पार्क में ही घूम रहे थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घूम ही रहे थे, तो वहां से इनको है ना वो वीरभद्र तिवारी जाता हुआ दिखाई दिया। अब उस समय क्या हुआ, सुखदेव ने क्या बोला कि उनको चंद्रशेखर आजाद को बोला, और वो पुलिस हेडक्वार्टर उधर से पास में ही था, सामने ही था जस्ट इलाहाबाद वो अल्फ्रेड पार्क के। तो वहां पे क्या हुआ, वो उन्होंने बोल दिया। तो वो सुखदेव ने बोला कि पंडित जी वो आचार्य वीरभद्र जा रहे हैं, वो साइकिल से जा रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद ने थोड़ा बोले ऐसी एटीट्यूड से बोल दिया कि लगता है शायद इसकी मौत आ गई है, अब इसका भी काम खत्म हो गया एक दिन, वैसे ही थोड़ा बोल देते। लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके क्या प्लान्स है। वो जा रहा होता है साइकिल से, इनको देख लेता है। वीरभद्र वहां पे है ना पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाके है ना पुलिस में बता देते हैं जाके कि देखो वो अल्फ्रेड पार्क में वो लोग टहल रहे हैं, जाके देख लो उन लोग को। अब वो फिर जैसे ही पता चलता है, पुलिस आती है वहां पे, चारों तरफ से सबको घेर लेती है। यशपाल और सुखदेव है ना किसी तरीके से भागते हैं, भागते वो देखिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसे थे कि वो भागेंगे नहीं। चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही है ना ब्रिटिशर्स के हाथों मारे नहीं जाते, मतलब वो ब्रिटिशर्स के हाथों कभी भी पकड़े नहीं गए थे, और वो नहीं पकड़े जाने वाले थे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उन्होंने मजिस्ट्रेट को ये अपना नाम आजाद बताया था, अपने पापा का नाम स्वतंत्र बताया था, और अपना घर बताया था जेल में। तो कोर्ट में एक बार सुनवाई की वजह से, तो इस वजह से भी मजिस्ट्रेट भड़क गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद क्या हुआ कि वो पुलिस आती है, पुलिस वालों से चारों तरफ से वो घेर लेते हैं एक दूसरे को। अब क्या होता है कि अब पुलिस उधर से उनको घेरती है सब तरफ से। चंद्रशेखर आजाद, वो सुखदेव और यशपाल तो भाग जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद एकदम डट के मुकाबला करते हैं। उनके पास गोलियां होती है, गोलियां चला रहे होते हैं। जब धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होती है, लास्ट में जब एक गोली बचती है, तो एक गोली बचने के बाद क्या करते हैं, वो अपने सर पर, अपनी कनपट्टी पे ही है ना खुद को गोली मार लेते हैं, मतलब अपने सर पे इधर गोली चला लेते हैं वहां पे अल्फ्रेड पार्क में, और वहीं पे है ना शहीद हो जाते हैं। वहीं पे है ना क्या होता है, उसके बाद भी गोली मारने के बाद भी जब उनके होश नहीं होता है, तो वो पुलिस से लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है, तो पुलिस भी है ना उनकी डेड बॉडी पे है ना काफी गोलियां चलाती है, और उसके बाद गोलियां चलाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर काफी ज्यादा उनको लगता है, पुलिस वाले सब जगह बता देते कि उन्होंने मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में जब इनकी जब पोस्टमार्टम होता है, तो फिर है ना इनके बारे में पता चलता है कि नहीं, इन्होंने खुद को ही लास्ट गोली है ना अपने सर पे मार ली थी, और उसी गोली से अपने आप को शहीद कर लिया था। आजाद थे, आजाद रहे और आजाद रहेंगे। और देखिए, और ऐसे ही करते करते कभी भी नहीं पकड़े गए। जब पकड़ने की बारी आई तो अंतिम गोली से अपनी अंतिम गोली से ही शहीद हो गए। और आज वो जो इलाहाबाद का, और आज के ज़माने में वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को वहां पर गोली मार ली थी। तो इसलिए आज इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम रखा गया है शहीद पार्क। तो ये था चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, कोई और ऐतिहासिक घटना पे। फिर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दिया कीजिए। कल किसी और ऐतिहासिक टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।